हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल एस टी मीन्स लेट्स स्टार्ट टुगेदर। आज की हमारी वीडियो जो है ये BHDLA 137 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है। इससे पहले मैं इसके 3 पार्ट और लेके आ चुका हूँ। उसमें मैंने लगभग 7 यूनिट्स के सारे क्वेश्चन ख़त्म करा दिए हैं। ये हमारी 8 यूनिट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं अभी तक तो उनको देख लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा, आपको समझने में आसानी होगी। वरना आप इसके बाद भी देख सकते हो, और उन वीडियोज़ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखे हैं, ऊपर आई बटन पे भी आपको मिल जाएंगे। जहाँ से आपको ठीक लगे वहाँ से देख सकते हो आप। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो वीडियो का पहला क्वेश्चन है हमारा, जनसंचार के माध्यमों की विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है। ठीक है, ये रेडियो टेलीविज़न जब सब क्या प्रकार हैं इनके, इनको देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। पहला है लिखित जनसंचार माध्यम, यानी कि जो जनसंचार लिखित माध्यम से होते हैं उनको लिखित जनसंचार बोलते हैं। जैसे कि लिखित जनसंचार के से तात्पर्य उस संदेश से है जो समूह के लिए लिखा जाए या मुद्रित किया जाए, छपा जाए, यानी लिखा जाए या छपा जाए। ठीक है, इसके अंतर्गत ऐसी स्थिति सामग्री शामिल होती है जिसमें जानकारी हो, संदेश हो या किसी ऐसे सामाजिक विषय की चर्चा हो जिसमें समूह की दिलचस्पी हो। यह बात आर्थिक विषय से संबंधित हो सकती है, वैज्ञानिक हो सकती है, राजनीतिक विषयों पर हो सकती है। प्राचीन काल में चमड़े और शिलालेखों पर जनसंचार के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन मुद्रण के आविष्कार के बाद लिखित जनसंचार माध्यम जो है उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं, और आज लिखित जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत प्रमुख तब समाचार पत्र और विभिन्न पत्रिकाओं को रखा जा सकता है ना। कि इसमें क्या है, लिखित जनसंचार के माध्यम से विज्ञापन और प्रचार को जनसंचार उपयोगी और प्रभावी, मतलब कि इनके जब से समाचार पत्र और पत्रिकाएं आई हैं इसके बाद जो है लिखित जनसंचार जो है ये प्रभावी, अपने आप को प्रभावी बनाने में सक्षम हुआ है। तो पहले समझते हैं समाचार पत्र क्या होते हैं। समाचार पत्र जनसंचार का सशक्त लिखित माध्यम है। समाचार पत्रों के साप्ताहिक और मासिक अंक भी प्रचलन में हैं, किंतु समाचार पत्रों ने घर के एक सदस्य की तरह लोगों में अपना स्थान बना लिया है। लोग सुबह उठते ही चाय के प्याले के साथ अखबार का इंतज़ार करते हैं। बड़े और प्रतिष्ठित समाचार पत्रों को हर विषय के लिए स्थान निश्चित कर रखे हैं। रोज़ ताज़ा खबरें के अतिरिक्त इनमें विभिन्न विषयों पर चर्चाएं और जानकारियां भी होती हैं, जैसे कि आर्थिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक, खेलकूद आदि। अगला है पत्रिकाएं। लिखित जनसंचार माध्यम के अंतर्गत पत्रिकाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पत्रिकाएं समाचार पत्र का विस्तृत रूप हैं। इसकी सामग्री और पृष्ठ समाचारों पत्रों के अधिक होते हैं, मतलब इसकी जो सामग्री है और जो पेज होते हैं वो समाचार पत्रों से अधिक होते हैं। अपने विभिन्न पत्रिकाएं विभिन्न विषयों पर देखी होंगी, जैसे महिलाओं के लिए गृह शोभा, बच्चों के लिए चंदा मामा, या अन्य विषयों पर जैसे फिल्मों या आर्थिक विषयों पर सामाजिक, साहित्य, वैज्ञानिक या दृष्टि से संबंधित विषयों पर अनेक पत्रिकाएं छपती हैं। ठीक है, इनको पत्रिकाएं बोलते हैं। पत्रिकाएं ज़्यादातर साप्ताहिक रूप में निकलती हैं, और जो समाचार पत्र हैं वो डेली भी निकलते हैं। अच्छा, पत्रिकाएं साप्ताहिक भी हो सकती हैं, डेली भी हो सकती हैं, और मंथली भी हो सकती हैं, यानी कि मासिक भी हो सकती हैं, दैनिक भी हो सकती हैं, और साप्ताहिक भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है। अगला है हैंडबिल, पैम्फलेट, होर्डिंग, पोस्टर, विज्ञापन। जनसंचार के क्षेत्र में विज्ञापनों ने केवल अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है, वरन सामाजिक चेतना और व्यावसायिक क्रांति के लिए यह अग्रसर रहे हैं। इनका महत्व यूँ भी समझा जा सकता है कि जनसंचार के प्रत्येक माध्यम में विज्ञापनों का स्थान दिया गया है ना। और यदि हम गौर करें तो आज विज्ञापन आम व्यक्ति के जीवन के साथ जुड़ गया है। सुबह का अखबार देखें तो उसमें से गिरता हुआ पैम्पलेट, यदि हैंडबिल आपका ध्यान अखबार से पहले आकर्षित कर लेता है। फिर अखबार में विभिन्न स्थानों पर विज्ञापन नज़र आते हैं, यानी कि विज्ञापनों ने क्या किया है, विज्ञापन जो होते हैं इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि लोगों को प्रभावित कर सकें। जब भी आप देखते होंगे कि आपके घर में अखबार आता है, साथ में विज्ञापन का एक छोटा सा पैम्पलेट भी आता होगा, तो आप अखबार से पहले उस पैम्पलेट को पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि वो आपको अखबार से ज़्यादा आकर्षित करता है, प्लस में वो छोटा होता है। छोटा होने के साथ साथ ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करता है, और इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि लोगों का आकर्षण का केंद्र बन सके।
ये है छोटे इनकी पॉइंट की बात। इसके बाद क्या आता है, पहला पॉइंट था हमारा लिखित जनसंचार माध्यम, दूसरा है श्राव्य माध्यम यानी कि सुनने के माध्यम से। श्राव्य का मतलब होता है सुनना। मुद्रण के आविष्कार के बाद संदेश और विचारों को शक्तिशाली और प्रभावी ढंग से अधिक लोगों तक पहुंचाना मनुष्य का लक्ष्य बन गया। यद्यपि समाचार पत्र जनसंचार के विकास में एक क्रांति ला चुके थे, लेकिन सन 1895 में मार्कोनी ने बेतार के तार का पता लगाया और आगे चलकर रेडियो का आविष्कार के जरिए आवाज़ एक जनसंचार के माध्यम के रूप में सामने आई। आगे चलकर रेडियो और सिनेमा और टेलीविज़न के जरिए कई चुनौतियां मिली, लेकिन रेडियो अपनी विशिष्टता के कारण इन चुनौतियों का सामना कर रहा है। भविष्य में भी इसका स्थान सुरक्षित है रेडियो का। अच्छा, श्रव्य माध्यम जो है उनका एग्जाम्पल देखते हैं। कौन से? पहला था रेडियो। रेडियो जनसंचार का एक ऐसा प्रभावी और द्रुतगामी माध्यम है जो एक ही समय पर स्थान से दूसरे स्थान और दूरी को लांघकर विश्व के कोने कोने तक पहुंच जाता है। यानी कि रेडियो जो होता है ये एक स्थान पे शुरू करते हैं और समय को लांघ के दूरी को लांघ के विश्व को किसी भी कोने तक जा सकता है। ठीक है। रेडियो की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे कि श्रोता की कल्पना शक्ति का उपयोग करता है, वर्तमान का बोध कराता है, लचीलापन होता है इसमें, है ना, और तत्परता होती है। रेडियो के माध्यम को इस बात का लाभ है कि वह श्रोता की कल्पना शक्ति को अधिक से अधिक उपयोग कर पाता है। यानी कि जो तत्व दिए हुए हैं रेडियो इन सब चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज़ करके हमें आकर्षित करता है, यानी कि हमें अपने सुनने के लिए प्रभावित करता है। ठीक है। अगला क्या हो सकता है? श्रव्य दृश्य माध्यम, यानी कि ऐसा माध्यम जिसमें हम देख भी सकें, हम सुन भी सकें। ऐसा माध्यम क्या हो सकते हैं? सिनेमा हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, टीवी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जनसंचार के इतिहास में नया मोड़ लिया जब आवाज़ के साथ साथ बोलने वाली तस्वीर भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने लगी। सिनेमा और टेलीविज़न वैज्ञानिक आविष्कार द्वारा जनसंचार के माध्यम के रूप में सामने आए। फिल्मों में जनसंचार के विषय को उपयुक्त दृश्यों, कलात्मक साज सज्जा, संगीत, नृत्य तथा सुंदर संवादों के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। दर्शक पढ़े लिखे हो या एकदम अनपढ़, चलचित्रों से सभी लोग आनंद लेते हैं और लाभ उठाते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार के बाद सिनेमा का पर्दा टीवी स्क्रीन के रूप और घर का ड्राइंग रूम तक मतलब कि टेलीविज़न जो है पहले सिनेमा घरों में आया, फिर लोगों के जो उच्च वर्ग के लोग थे उनके घरों में आया, फिर अब क्या है आजकल आम लोगों के घरों में पहुँच चुका है। बात है सिनेमा पे। ये क्या है? श्रव्य और दृश्य दोनों का एग्जाम्पल है। इसमें क्या है? फिल्म अथवा सिनेमा जनसंचार का एक शक्तिशाली और प्रभावकारी माध्यम है। फिल्म श्रव्य दृश्य माध्यम है। इसमें संचार की प्रक्रिया तत्कालीन होती है ना। यह माध्यम विश्वसनीय और व्यापक होते हैं। फिल्म निर्माण में पटकथा, संवाद, संगीत, नृत्य, फोटोग्राफी, संपादक आदि तत्व फिल्म की सफलता के निर्णायक तत्व होते हैं। अगला था टेलीविज़न। श्रव्य दर्शन माध्यम के रूप में टेलीविज़न आज संचार के लगभग सभी प्रमुख मौजूद हैं। टीवी में क्या संचार के सभी गुण मौजूद हैं। फिल्मों की भांति टेलीविज़न एक और कहानी के चलते फिरते बनावटी किरदार और दुनिया के घटनाओं से जूझते वास्तविक लोगों को दिखाता है। मतलब कि जो टेलीविज़न में हम क्या देखते हैं? न्यूज़ देखते हैं, मूवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं। तो टेलीविज़न क्या था? एक क्रांतिकारी घटना थी टेलीविज़न का आना। इसमें क्या था कि जो घटनाएं थी वो भी हम टेलीविज़न में देख सकते थे और जो सिनेमा था उसको भी देख सकते थे। तो इसमें क्या हुआ? संवाद, सूचना, समाचार, शिक्षा सभी दायित्व की बड़ी खूबी के साथ अदा करता है। मैंने कि ये जो है इन सभी खूबियों को अकेला ही बड़ी खूबी के साथ इसका दायित्व करता है, यानी इनका वो करता है। अच्छा, और क्या है? आज धार्मिक सहिष्णुता, राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भावना को प्रोत्साहित करना राज्य की प्राथमिकता है। ठीक है, राष्ट्र की प्राथमिकता है। जनसंचार विशेषज्ञ मानते हैं कि दूरदर्शन जनसंचार का एक ऐसा माध्यम है जो कि दर्शकों को दिलो दिमाग पर जादू करता है। ऐसे में दूरदर्शन अपना कितना सहयोग दे पाता है कि यह उसके लिए एक चुनौती है। अगला है वीडियो कैसेट। अच्छा, इसमें क्या है? जितने भी संचार के माध्यम है उनके बारे में चर्चा हो रही है। वीडियो कैसेट हो सकता है। आजकल क्या है, अब वर्तमान ज़माने में, आधुनिक ज़माने में यूट्यूब का प्रचलन हो गया है ना। और इसमें वीडियो कैसेट क्या होती है? कैसेट होती है, इसके अंदर हम म्यूज़िक यानी कि गाने भर सकते हैं,
है ना, या फिर हम फिल्मों को डाल सकते हैं, या का बच्चों के लिए कार्टून डाल सकते हैं, या किसी जो कोई इवेंट हुआ है, कोई ऐसा इवेंट हुआ उसको रिकॉर्ड करके उसकी वीडियो डाल सकते हैं। शादी ब्याह की एडिट होती हैं, आप जानते ही हो, है ना, यही है। तो इसलिए क्या वीडियो का इस्तेमाल होती है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें आप जो है आधुनिक युग का भी एग्जाम्पल डाल सकते हो, इसको यूट्यूब लिख सकते हो, आप फेसबुक लिख सकते हो, इंस्टाग्राम लिख सकते हो, और उनके गुणों को बता सकते हो कि इसमें भी हम श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यमों से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं नहीं करते। यूट्यूब पे आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, और आपका जो है सूचना भी आपके पास तक पहुंच रही है प्रॉपर वे में। तो यही है, ये क्वेश्चन खत्म होता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, रिपोर्ट व प्रतिवेदन से क्या तात्पर्य है, इसको समझते हैं आप। रिपोर्ट जो होती है भूत अथवा वर्तमान की विशेष घटना, प्रसंग या किसी विषय के प्रमुख कार्यों को क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को प्रतिवेदन कहते हैं। यानी कि किसी भी घटना जो घट रही है या घट चुकी है ना, और किसी भी प्रसंग या विषय को ऐसे मतलब क्रमबद्ध रूप में संक्षिप्त विवरण करना जो है इसका, यानी कि कोई घटना है उसको संक्षिप्त यानी कि डिटेल में आके उसका विवरण करना, उसको शो करना, क्या होता है, रिपोर्ट कहलाती है। जैसे कि कोई चोरी की चोरी हुई है, उसकी हम क्या करते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं थाने में जाके। रिपोर्ट में वो क्या लिखते हैं कि पूरी घटना का संक्षिप्त विवरण लिखते हैं कि यहाँ पे मैं यहाँ से निकला था, यहाँ पे गया था, इस कार्य से गया था, मेरे पास इतने पैसे थे, इतने लोग आए, मेरे पैसे छीने और वो चले गए, इसको कहते हैं रिपोर्ट। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिवेदन। यह अति संक्षिप्त होती है किंतु काफ़ी सागरवित रचना होती है। इसमें क्या होता है, इसे पढ़कर या सुनकर उस घटना का कार्यवाही के बारे में वस्तुपूर्व जानकारी मिल सकती है। मतलब कि ये इस तरह लिखी जाती है कि इसको सिर्फ पढ़कर या सुनकर ही हम वहाँ पर क्या घटित हुआ था उसका अनुमान लगा सकते हैं, इस तरह से लिखी जाती है ये। प्रतिवेदन अंग्रेजी का रिपोर्ट शब्द है, अर्थ में प्रयुक्त होता है। मतलब प्रतिवेदन जो है ये अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द के अर्थ में प्रयोग होता है। समाचार पत्र किसी घटना अथवा दुर्घटना का विवरण रिपोर्ट या प्रतिवेदन है। यानी कि समाचार पत्र के जो किसी घटना या प्रतिवेदन, घटना दुर्घटना के बारे में जो विवरण होता है वो भी एक तरह का प्रतिवेदन कहा जाता है। थाने में किसी दुर्घटना का अपराध या चोरी या शिकायत की जाती है, उसको भी रिपोर्ट कहा जाता है। इन स्थितियों में प्रतिवेदन के से विवरण, सूचना, समाचार अथवा शिकायत आदि अर्थ लिए जाते हैं। प्रतिवेदन का एक विशेष अर्थ भी है, किसी कार्य, योजन, परियोजन, समस्या आदि पर किसी उच्च अधिकारी द्वारा नियुक्ति समिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। यानी कि क्या है, कोई अधिकारी है, जैसे किसी एरिया में बहुत ज़्यादा चोरियां हो रही हैं तो कोई बड़े अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा पुलिस बल में कि आप जाके इसको सॉल्व करवाओ। तो वो क्या करेगा, उस एरिया के थाने इंचार्ज से किसी से भी रिपोर्ट मंगाएगा कि जो चोरी हो रही है उनकी रिपोर्ट ला के दो कि आपने क्या क्या इसमें अब तक कार्यवाही करी है और आप कहाँ तक सक्षम हुए हो, कहाँ तक असक्षम हो, आप जो भी है वो एक रिपोर्ट में उसको जारी करेंगे अधिकारी को। यही होती है रिपोर्ट, यानी कि डिटेल्ड रिव्यू होता है किसी भी चीज़ का। अगला है प्रतिवेदन के प्रकार। इसके प्रकार कितने हो सकते हैं, ये है इसमें, ये रहा, कितने टाइप हो सकते हैं। प्रतिवेदन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जब किसी घटना को किसी कार्य स्पर्द किया जाता है और कार्य की समाप्ति पर उसके प्रतिवेदन मांगा जाए। इस प्रकार की किसी संस्थान की प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाए। ये पहला हो गया हमारा, है ना, पॉइंट इसका। और अगला देखते हैं, समिति आयोग का प्रतिवेदन किसी छानबीन के लिए नियुक्त आयोग समिति को संपूर्ण बैठक के अंत में प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। समिति आयोग का गठन किसी विषयों को लेकर किया जाता है, उनके अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ती है। जो प्रशासनिक रिपोर्ट हिंदी अंग्रेजी दोनों में तैयार की जाती है। ठीक है, पढ़ते हैं। अब आता है व्यक्ति विशेष। प्रथम प्रकार की रिपोर्ट, यानी कि जो हमारी ये वाली रिपोर्ट है, ये वाली, इसमें व्यक्ति विशेष ऐसा प्रतिवेदन जो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा तैयार किया जाता है, जिसे कि इस काम के लिए अधिकृत किया गया है और जो कार्य की समाप्ति का अथवा किसी कार्य के हिस्से विशेष के पूरे होने पर इसे तैयार करता है। ठीक है, अगला है विभाग, मंत्रालय। विभाग या मंत्रालयों में तैयार होने वाली प्रतिवेदन, इनकी अवधि मासिक, त्रैमासिक, छमाही या वार्षिक हो सकती है। ठीक है, यानी कि महीने की भी हो सकती है, 3 महीने की भी हो सकती है, 6 महीने की भी हो सकती है और साल की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगला है संस्था, संस्थान।
संस्था या संस्थानों में वहाँ होने वाली गतिविधियों से संबंधित प्रतिवेदन ये भी अलग अलग अवधि के लिए तैयार किए जाते हैं। प्रतिवेदन लिखने के लिए कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना होता है। प्रतिवेदन में तथ्यों के आधार पर किसी विषय का विश्लेषण किया जाता है। सर्वेक्षण साक्षात्कार द्वारा प्राप्त तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें यथासंभव आंकड़े भी दिए जाने चाहिए। एकीकृत सूचनाओं का वर्गीकरण तथा विश्लेषण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं समिति आयोग की रिपोर्ट जो होती है, समिति या आयोग की जो रिपोर्ट होती हैं वो कैसी होती हैं। आते हैं इनके प्रतिवेदन में यह ध्यान रखना होता है कि समिति आयोग का गठन किन कार्यों या को संपन्न करने के लिए किया गया है। ठीक है, अगला है किस किस तथ्य की जांच की गई है। अगला है किस किस से साक्ष्य लिया गया है। साक्ष्यों की परिशिष्ट में दिया जा सकता है। निष्कर्ष के रूप में दी गई संतुष्टियाँ, क्या सिफारिशें है ना सर्वसम्मति से प्रस्तुत की गई हैं। अगर किसी का भिन्न मत या असहमति है तो उसको भी शामिल किया जाता है। यानी कि किसी समिति जो उस क्षेत्र में कार्य कर रही थी उसको जब उसको हैंड ओवर करना पड़ेगा तो एक रिपोर्ट बना के देगी कि हमने ये कार्य किया था, यहाँ तक हम पहुँचे थे, इसने ये सबूत थे, ये गवाह थे, ये जो है अगेंस्ट थे हमारे, ये लोग हमारे साथ थे, सब कुछ देना पड़ता है। अगला है कर्मचारियों से संबंधित गोपनीय प्रतिवेदन। इसमें है कार्यालयों में, विशेषकर सरकारी कार्यालयों में वर्ष के अंत में प्रत्येक कर्मचारी का कार्य संबंध में गोपनीय प्रतिवेदन CR भी लिखकर रखने की परंपरा है। यदि कोई विपरीत तथ्य का उल्लेख किया गया है तो उसकी सूचना कर्मचारी को दी जानी चाहिए, है ना। कर्मचारी प्रतिवाद प्रस्तुत कर विपरीत टिप्पणी को हटाने का भी अनुरोध कर सकता है। अगला है प्रतिवेदन का ढांचा। इसका ढांचा कैसा होता है ये देखते हैं हम। किसी समिति, आयोग या प्रतिवेदन का ढांचा इस प्रकार होता है। पहले शीर्षक आता है, फिर रूपरेखा यानी कि विषय वस्तु आती है, फिर रिपोर्ट का सार यानी कि संक्षेप आता है, फिर आमुख आता है, फिर आभार प्रदर्शन आता है, प्रारंभ में प्रस्तावना आती है, भूमिका नहीं संभव है, फिर है मूल प्रतिवेदन। इसके बाद है बड़ा होने पर अध्यायों में विभक्त होता है ना। तारतम्य स्थापित करने के लिए दशमलव प्रणालिका में भी लिखा जाता है ना। प्रमुख सिफारिशें मतलब प्रस्तुत की जाती हैं इसमें। अगला है तालिकाएं, फिर है संदर्भ सूची, फिर है अनुक्रमणिका। आवश्यकता अनुसार ढांचे में जो है परिवर्तन भी किए जाते हैं। इसको देखते हैं। अब आते हैं प्रतिवेदन की विशेषताएं। प्रतिवेदन में किसी एक घटना या प्रसंग की मुख्य बातें लिखी जाती हैं। प्रतिवेदन में बातें एक क्रम में लिखी जाती हैं। सारी बातें सिलसिलेवार लिखी जाती हैं, यानी कि ऐसे नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी कहीं भी कुछ भी लिख दिया, जो से घटना घटी थी सेम उसी तरह से रिपोर्ट बनाई जाती है। प्रतिवेदन संक्षेप में लिखा जाता है। बातें विस्तार में कही जाती हैं, संक्षेप में लिखी जाती हैं। प्रतिवेदन ऐसा हो जिसकी सारी बातें सरल और स्पष्ट हों, उनको समझने में सिरदर्द ना हो, उनका एक ही अर्थ और निष्कर्ष हो। ऐसा नहीं कि हमने जो बातें लिखी हैं उनका हर एक व्यक्ति द्वारा पढ़े जाने पर अलग निष्कर्ष निकल रहा है, नहीं, हमें इतनी सरल लैंग्वेज लिखनी होती है कि उनका एक ही निष्कर्ष निकले। प्रतिवेदन में लेखन या प्रतिवेदन की प्रक्रिया या धारणा व्यक्त नहीं की जाती, उसमें ऐसी कोई बात नहीं की जाती जिससे भ्रम पैदा हो। प्रतिवेदन की भाषा जो है साहित्य नहीं होती, यह सरल और रोचक होती है। प्रतिवेदन किसी घटना या विषय की साफ और सजीव तस्वीर सुनने या पढ़ने के लिए मन पर खींच देता है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह है सृजनात्मक लेखन की भाषा के विविध रूपों पर प्रकाश डाली, यानी कि सृजनात्मक लेखन जो होता है उसकी भाषा के विविध रूप बताने हैं हमें। हाँ, तो सृजनात्मक लेखन साहित्य रचना का बहुत ही अहम पहलू है। जीवन की अनुभूतियों अनेक प्रकार की होती हैं। विविध अनुभूतियों को प्रकट करने के लिए भाषा अपना विविध रूप रचती है। सृजनात्मक लेखन में हम अपने समय की छाप को गहराई से देख सकते हैं। समय बदलने के साथ विधाओं में परिवर्तन होता जाता है। हम आज महाकाव्य नहीं रच रहे हैं, इसके मूल में वही बदली हुई अनुभूति हैं। हम आस्था और संशय की उन अनुभूतियों को विराटता के अनुभव नहीं कर पाते जिनमें महाकाव्यों का जन्म होता है।
सृजनात्मक अनुभूति यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है जिसमें दुर्व्यवहार मात्र नहीं होता। कविता की भाषा में शब्द अपने व्यापक अर्थ को घेरते हैं। उपन्यास की भाषा में चित्रात्मक होती है ना। यह वहाँ वर्णन की भाषा जो है होती है किसमें, उपन्यास में। कहानी की भाषा में सूक्ष्मता और संकेतिकता होती है। निबंध की भाषा में वैचारिकता होती है। भाषा में अभिनय की प्रमुखता होती है ना। रिपोर्टाज में घटनाक्रम की क्रमति और वर्णन का चित्रात्मक मिली होती है, यानी कि जो रिपोर्ट होती है उसमें जो भाषा होती है उसमें क्रमकता और वर्णन की जो चित्रात्मकता शक्ति होती है, यानी कि उसको हम पढ़ के चित्र को अनुमान लगा सकते हैं कि क्या घटा था। यात्रा वृत्तांत में लेखन की भावना तथ्यों के साथ घुल मिलकर प्रस्तुत होती है। सृजनात्मक साहित्य में भाषा का रंग जीवन के रंग के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है। उदाहरण के लिए जैसे हमें बचपन की अनुभूतियों का वर्णन कर रहे हैं, है ना, उससे भाषा की स्मृति की प्रधानता होगी। वहीं कि भावुकता को दिखाने के लिए भाषा का रोमांटिक हो जाएगी। किसी वृद्ध एक करुण अनुभव का किसी वृद्ध के करुण अनुभव को दिखाने के लिए भाषा करुण हो जाएगी। विभिन्न भावों के अनुसार भाषा बदलती रहती है। इसके अलावा भाषा में यथार्थ निरीक्षण के व्यंग की ताकत पैदा होती रहती है। ठीक है, तो अब क्या है, सृजनात्मक लेखन के परिवेश में जुड़ा होता है। सृजनात्मक लेखन अपने परिवेश से भी जुड़ा होता है। किसी भी विधा में परिवेश की बहुत भूमिका होती है। अच्छा, अब देखते हैं हम इसमें जो सृजनात्मक लेखन होते हैं, जैसे कि फीचर हो गया, कहानी हो गई, गद्य हो गया, पद्य हो गया, इनमें जो लैंग्वेज होती है कैसे होती है देखते हैं अभी। तो अगला हमारा पहला पॉइंट है इसका, फीचर की भाषा। फीचर क्या होता है देखते हैं अभी। फीचर लेखन का संबंध समाचार पत्रों से है। समाचार पत्रों में जिस प्रकार निबंध, लेख आदि छपते हैं, उसी प्रकार की समाचार पत्रों में फीचर का भी स्थान है। फीचर किन्हीं विशिष्ट घटनाओं पर लिखा जा सकता है, किसी लुप्त होती परंपरा को याद दिलाने के लिए लिखा जा सकता है, या किसी नई समस्या पर लिखा जा सकता है। उसकी विषय वस्तु विविध हो सकती है। हम फीचर लेखन की भाषा की बात कर रहे हैं, तब यह ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है कि फीचर को समाचार पत्रों में छापना, समाचार पत्रों की पहुंच तरह तरह के लोगों तक होती है, जो कम पढ़े लिखे भी हो सकते हैं और अधिक पढ़े लिखे भी हो सकते हैं। तो फीचर लेखन की जो भाषा है उसमें जटिलता नहीं होनी चाहिए। भाषा में जटिलता से सभी लोग फीचर को समझने में नहीं संभव हो पाएंगे, यानी कि अगर उसकी भाषा को जटिल कर देंगे तो क्या होगा, फीचर को लोग समझ नहीं पाएंगे। तो हमें सरल और सहज भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है ना। फीचर भाषा में संतुलन दृष्टिकोण अपनाना होता है। उदाहरण के लिए किसी ने पत्रों की लुप्ती होती परंपरा पर लिखा। यहाँ हम देख सकते हैं कि भाषा कितनी सुलझी हुई है। देखे हैं कि क्या है, पत्रों की परंपरा अत्यंत ये लिखा था किसी ने, पत्रों की परंपरा अत्यंत स्वस्थ और सुंदर है, जो जीवंत रखती है संबंधों और संवेदनाओं को। इतिहास गवाह है कि स्वतंत्रता संग्राम में एक सशक्त संचार माध्यम के रूप में पत्र की कितनी अहम भूमिकाएं रही हैं। स्वतंत्रता सेनानियों की पत्रों से आज भी तत्कालीन भारत की सामाजिक राजनीतिक स्थिति का पूरा ब्यौरा मिलता है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी को जेल से लिखे गए पत्र का दस्तावेज बना दिए गए हैं और आज भी उनका महत्व अक्षुण्ण है, यानी कि पत्र जो है इनकी भूमिका बहुत ऊपर है। ठीक है, अच्छा, पत्रों की भूमिका के ऊपर किसी ने फीचर लिखा था, उसका वो दिया हुआ है इसमें फीचर। इसको पढ़ के आप भी समझ गए हैं, मैं भी समझ गया हूँ, है ना। इसमें ये थोड़ी है कि भाषा इतनी कठिन है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपको इसको समझने के लिए किसी ट्यूटर की या किसी अध्यापक की आवश्यकता है नहीं। अखबारों को पढ़ने में कभी आपको किसी ऐसे आदमी की जरूरत पड़ेगी उसको डिस्क्राइब कर सके नहीं, आपको पढ़ते हो खुद ही समझ जाते हो। तो यही उसकी भाषा है। अगली है निबंध की भाषा। निबंध रचनात्मक भी होते हैं और आलोचनात्मक भी होते हैं। यहाँ रचनात्मक निबंध पर विशेष रूप से विचार करेंगे। निबंध का भाव जितना महत्व होता है, उतना ही महत्व विचार का भी होता है। निबंध के विषय में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि
पर हृदय को भी साथ लेकर। अपना रास्ता निकलती हुई बुद्धि जहाँ कहीं मार्मिक या भावाकर्षक स्थलों पर पहुँचती है, वहाँ हृदय थोड़ा बहुत रमता अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता गया है। निबंधकार किसी भी विचार को चिंतन को और तर्क की भाषा में ही नहीं, अनुभव की भाषा में भी रखते हैं। अच्छा, सिर्फ अनुभव की भाषा में नहीं, इसका मतलब है तर्क की भाषा नहीं, सिर्फ अनुभव की भाषा में भी रखते हैं। ठीक है। भाव को भाषा में एक सूत्र में नहीं पिरोया गया तो अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। निबंध की भाषा में शब्दों का अंत सूत्र स्वेटर की तरह बुना होता है। थोड़े शब्दों के हेर फेर से गद्य स्थिल और निर्जीव हो जाता है, यानी कि जो है स्वेटर है उसमें एक धागा होता है, अगर उसको खींच दोगे तो पूरा स्वेटर बिखर जाएगा। उसी तरह से क्या होता है, निबंध जो है कुछ इन मुख्य कड़ियों पर डिपेंड करता है। अगर किसी एक को भी खोल दोगे तो पूरा जो है सब बिगड़ जाएगा, निर्जीव हो जाएगा। उदाहरण के लिए आचार्य शुक्ल ने भाषा को देखा, और आचार्य शुक्ल के निबंध में भाषा को देखा जा सकता है। हम अच्छा ठीक है, इसका आचार्य शुक्ल का एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने यहाँ पे, ये इसको आप पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। ठीक है, अब निबंध की भाषा हो गई। तो निबंध की भाषा ऐसी होती है कि उसमें सभी चीज़ों को मतलब एक तरह से रिलेट करके देखते हैं। पहले ये आएगा फिर ये आएगा। अगर हमने किसी भी एक कड़ी को, किसी भी एक पॉइंट को निकाल दिया तो हम बाकी सब्जेक्टों को, बाकी पॉइंट्स को, बाकी तथ्यों को समझने में असमर्थ हो जाएंगे। यह होता है निबंध की भाषा में। अगला है कहानी की भाषा। आधुनिक साहित्य में कहानी का जो विकास हुआ है वह कहानी उस पुरानी कहानी से भिन्न है। अपने घरों में सुनी कहानियों में कहीं ना कहीं हमारी वाचिक परंपरा के संस्कार मौजूद है। दोनों प्रकार की कहानियों में भिन्न परिस्थितियाँ की उपज थी। इन दोनों तरह की कहानियों की भाषा भी भिन्न है। पाठवाचक स्थिति में पूर्व निर्धारित नहीं होते। श्रोता और सामाजिक के संबंधों में भाषा निर्धारित होती है। ठीक है। वचन वाक्य रचना, पद विन्यास, क्रिया, सर्वनाम, वचन का निर्णय करती है। आधुनिक कहानी में वाचक नहीं, लेखक लिखता है। आज की कहानी लेखक समकालीन समाज की पहचान के आधार पर एक कल्पित व्यक्ति जिसके साथ वह एक काल्पनिक संवाद और संप्रेषण की स्थिति बनाता है। हिंदी की पहली कहानी रानी केतकी की कहानी थी, है ना। कथा संप्रेषण की वाचिक परंपरा का हटकर। अच्छा ठीक है, इसके अब एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको देख सकते हो आप। मेरा पहली कहानी कौन सी थी? रानी केतकी की कहानी थी, ये है ना। इसको देखिए, इसके आप लिख भी सकते हो, इसका एग्जाम्पल लिख लें, आपके काम आएगा बहुत। आधुनिक युग में जटिल यथार्थ को व्यक्त करने के लिए बहुस्तरीय भाषा की ज़रूरत पड़ी, है ना। और हिंदी में भाषा का सवाल कुछ अच्छा इसमें क्या है, हिंदी भाषा जो है चेंजेस से गुजर के आई है, यानी कि पहले की भाषा अलग थी और अब की भाषा अलग है। और इसकी खासियत यह है कि इसने उस भाषा को एक्सेप्ट भी किया हुआ है। बहुत सी क्या होती हैं ऐसी प्रथाएं हैं जो नवीनता को या फिर आधुनिकरण को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसका सम्मान नहीं करते हैं, या उसका अपने क्षेत्र में प्रारंभ नहीं करते हैं, तो क्या होता है उनका जो लुप्ति होने लगती है। जैसे पत्र है, पत्र क्या आते हैं, पत्रों की जो लिखने का तरीका है वो प्राचीन है, आधुनिक नहीं हुआ है। तो क्या हुआ, लोगों ने पत्रों का ही यूज़ करना बंद कर दिया, बहिष्कार हो गया पत्रों का ही। क्यों? क्योंकि वो आधुनिक समय के साथ अपने आप को नहीं ढाल पाए। सेम चीज़ है, अगर कहानियाँ भी अपनी भाषा को आधुनिक समय के हिसाब से नहीं चेंज करती या फिर परिवर्तन नहीं लाती तो कहानी पढ़ना भी लोग कम कर देते या बंद कर देते। तो इन सब में यही है कि समय के साथ साथ इसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं, और चेंजेस को कहानी लेखन की भाषा में इसको एक्सेप्ट भी किया गया, उसको ध्यान रखकर आगे बढ़ा गया है। ये नहीं है कि हम जो हमारी प्राचीन परंपरा है हम उसी के अनुसार चलेंगे, नहीं। इन्होंने क्या किया, आधुनिक दौर में जो लोगों को चीज़ें चाहिए थी, जिस वजह से लोग कहानियों पर आकर्षित होते थे, उनको बनाए रखा, बरकरार रखा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। व्यक्तित्व लेखन की विभिन्न विधाओं का उल्लेख कीजिए। व्यक्तित्व लेखन इसमें क्या होता है, जैसे कि डायरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इसमें, देखते हैं। यात्रा वृतांत हो सकती है, डायरी हो सकती है, आत्मकथा हो सकती है, जीवनी हो सकती है, ये सब होता है। तो इसको देखते हैं हम पहले। डायरी, आत्मकथा, स्मरण और यात्रा वृतांत जैसी विधियाँ हैं। ठीक है, ये क्या है, व्यक्तित्व लेखन में आती हैं। सिर्फ साहित्य लेखन के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। इन विधाओं के उपयोग वे लोग भी लेखन के लिए करते हैं जो साहित्य
साहित्यकार नहीं है। जैसे कि मैं अगर डायरी लिखता हूँ डेली, तो लेकिन मैं तो साहित्यकार नहीं हूँ, लेकिन मैं भी उसका इस्तेमाल करता हूँ। तो वही कहना चाह रहा है ये। तो इसका पहला पॉइंट आता है आत्मकथा। आत्मकथा के लिए अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी शब्द प्रचलित है। जब लेखक सुबह के लिए का जीवन का क्रमिक ब्यौरा प्रस्तुत करता है तो उसे आत्मकथा कहा जाता है। जब कोई लेखक है वह अपनी कहानी के बाद, अच्छा एक बात और, अब जैसे मान लो महेंद्र सिंह धोनी की बायोग्राफी बनी थी, उनकी कहानी बनी थी। अगर महेंद्र सिंह धोनी अपनी कहानी का ब्यौरा खुद नहीं देते क्रमबद्ध तरीके से, तो कोई और व्यक्ति उसको किसी फिल्म में कैसे बदल सकता था, बना सकता था? कभी नहीं, संभव नहीं है वो। तो जिस व्यक्ति की बायोग्राफी लिखनी है उस व्यक्ति को अपनी कहानी स्वयं क्रमबद्ध यानी कि एक सीरीज़ में लिखनी पड़ेगी कि मैं जब इतने साल का था तो ये घटना हुई, मैं बड़ा हुआ तो ये घटना हुई, और बड़ा हुआ तो ये चेंजेस आए, और बड़ा हुआ तो मैं इस क्षेत्र में ढलता चला गया। जो भी घटनाएं, जो भी रिलेटेड चीज़ें जो उसकी बायोग्राफी में होनी चाहिए वो डालना चाहता है, उनको अपने आप क्रमबद्ध तरीके से उनको लिखना पड़ेगा। तो इसको क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। अब आत्मकथा लिखने वाला व्यक्ति भी जरूरी नहीं है साहित्यकार हो। आत्मकथा लिखने वाला व्यक्ति भी साहित्यकार ना होने के बावजूद लिख सकता है, लेकिन उसका फेमस होना ज़रूरी है। अगर मैं अपनी आत्मकथा लिखता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि लोग उसको पढ़ने में इच्छुक होंगे या आकर्षित होंगे। लेकिन अगर कोई फेमस पर्सनालिटी, जैसे कि अब हमारे यूट्यूब से होते हैं, आशीष चंचलानी है, अमित बड़ाना है या भुवन बाम है, ये अपनी आत्मकथा लिखते हैं, तो इनके जो फैंस हैं, जो इनको पसंद करते हैं, जो इनकी वीडियो से खुश होते हैं, वो उनकी आत्मकथा को पढ़ने में या देखने में बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे, उत्साहित होंगे। तो यही है बस आत्मकथा के अंदर। तो इसका अगला पॉइंट आता है संस्मरण। संस्मरण साहित्य की एक विधा है। स्मृति के आधार पर किसी विषय का अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आरेख स्मरण कहलाता है। यानी कि किसी भी विषय या व्यक्ति पर जो हम कुछ लिखते हैं, जैसे अब आपने लिखा, मैंने खुद लिखा तो मेरी आत्मकथा हो गई। अब मेरे बारे में आपने लिखा है किसी ने, तो क्या होगी? वो संस्मरण होगा। संस्मरण को साहित्य निबंध की एक विधि भी माना जाता है। जैसे कि हम लिखते हैं महात्मा गांधी के ऊपर हम निबंध लिखते हैं, हम जवाहरलाल नेहरू के ऊपर पत्र लिखते हैं, हम पंडित बोल रहा हूँ, हम जयशंकर प्रसाद के ऊपर पत्र लिख सकते हैं, हम हमारे लौह पुरुष जो हैं उनके ऊपर पत्र लिख सकते हैं, है ना? किसी भी ऊपर पत्र लिख सकते हैं। उस पत्र लेखन को क्या बोल सकते हैं? हम संस्मरण बोल सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? अतीत की घटनाओं पर आधारित होता है, यानी कि जो उनके अतीत में घटनाएं घटी हैं उनको इसमें मेंशन किया जाता है, लिखा जाता है। इसमें जिस व्यक्ति या घटना का वर्णन किया जाता है उसके लेखन का व्यक्तिगत संबंध होना अनिवार्य है। ऐसे नहीं कि मैं लिख रहा हूँ महात्मा गांधी के बारे में और मैं उसमें तथ्य डाल रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू के, ऐसे नहीं चलेगा। इसके बाद जो आता है वो आता है डायरी लेखन। डायरी लेखन जब कोई व्यक्ति दिन प्रतिदिन या मासिक या कुछ भी इस तरह से लिख सकता है, जब कोई व्यक्ति दिन, तिथि, सन के आधार पर जीवन में घटित अथवा देखी गई धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक परिस्थितियों का चित्रण करता है तो वह रचना डायरी के नाम से जानी जाती है। अब मैं अपने दिन प्रतिदिन जो मेरे साथ घटनाएं घटती हैं, जो मेरे साथ राजनीतिक, सामाजिक, जैसे कि मैं अब 2022 में हूँ, 2024 तक जीऊँगा, तो उसमें 2024 में मैं चाहता छोड़ो, मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार दोबारा बन गई या सरकार गिर गई उनकी, तो राजनीतिक घटना थी, मैं उससे परिचित था, तो मैं उसे अपनी डायरी में लिख सकता हूँ कि मेरी मंशा थी कि मैं नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनते देखूँ, लेकिन वो नहीं बन पाए, है ना? दिन प्रतिदिन, मासिक, किसी भी समय अवधि में लिखी जा सकती है और इसमें धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक परिस्थितियों का चित्रण किया जाता है ना? ऐसी रचना को क्या बोलते हैं? डायरी लेखन के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है? प्रतिदिन डायरी लिखना इसलिए अनिवार्य शर्त नहीं। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि जो डायरी है वो प्रतिदिन लिखी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा ज़रूरी क्यों नहीं है? क्योंकि डायरी लेखन दिन, सप्ताह और महीने के अंतराल में हो सकता है। डायरी लेखन के निजी अनुभव का आंगिक अभिन्न अंग है, यानी कि जो डायरी लेखन है वो मेरे निजी जीवन का अंग है ना? मैं अपने निजी जीवन को उसमें शो कर रहा हूँ, अपने निजी जीवन को उसमें मतलब बता रहा हूँ कि आप लोग समझ सको, आप लोग पढ़ सको मेरे बारे में। तो जब मेरे जीवन की निजी चीज़ है तो मैं वो मेरे अनुसार होगी या आपके अनुसार होगी? मेरे जीवन की चीज़ मैं अपने अनुसार लिखूँगा ना, अपनी भाषा में, अपनी भाषा शैली में, अपने समय अंतराल के साथ, है ना? अब मेरी जीवन शैली को कोई नियम कैसे डिफाइन कर सकता है? अब मुझे मान लो 1 महीने में 1 बार लिखना पसंद है
और डायरी लेखन का नियम है कि हम उसे डेली लिखना है, डेली ज़रूरत पड़ती, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ उसको? वो मेरे लिए बड़ी मतलब मेरे लिए ठीक ही नहीं हो सकती, मेरे फेवर में ही नहीं है वो। यही बात है बस। अगला आता है यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत भी महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका एक, उसको देखते हैं। यात्रा वृतांत साहित्य की एक विधा है जिसमें लेखक किसी स्थान की यात्रा का वर्णन करता है, यानी कि किसी भी स्थान का जहाँ पे वो गया हो उसका वर्णन करना यात्रा वृतांत कहलाता है। यानी कि मैं कहीं जाता हूँ और मैं किसी यात्रा पे जाता हूँ और उसका वर्णन करता हूँ, तो ये क्या होगा? यात्रा वृतांत कहलाएगा। अन्य शब्दों में कहा जाए तो जब व्यक्ति अपने द्वारा किसी की गई यात्रा के अनुभवों को कार्यात्मकता के अनुसार प्रस्तुत करता है तो उसे यात्रा वृतांत कहते हैं। इसमें इसकी कल्पना में गुंजाइश नहीं होती और बीते हुए यथार्थ की प्रधानता पाई जाती है। यात्रा में स्थान बदलने की क्रिया महत्वपूर्ण होती है। यात्रा में अनेक कारण हो सकते हैं, है ना। और क्या है? सौंदर्य भावना का विकास ने मनुष्य की प्रकृति के प्रति आकर्षण पैदा किया है, जिससे खिंचकर वे दुर्गम प्रदेशों की यात्रा करने का साहस जुटा सका। सांस्कृतिक आदान प्रदान, राजनीतिक संपर्क और शिक्षा प्राप्ति के लिए मनुष्य को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। अच्छा, मनुष्य जो यात्रा करता है वो क्यों करता है? या तो घूमने के लिए करेगा, या शिक्षा के लिए करेगा, स्वास्थ्य के लिए करेगा, या अपने सगे संबंधियों मित्रों से मिलने के लिए करेगा। अब सगे संबंधी और मित्र जो है उससे मिले, अगर मित्रों की हम बात करें तो हम मित्र किसको बनाते हैं? जिनसे हम डेली बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। अब क्या हुआ कि भूमंडलीकरण का दौर आया, या फिर क्या था कि संचार जो है बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा, तो उससे क्या हुआ? लोग अन्य क्षेत्रों की ओर प्रभावित हुए। कुछ लोग इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना रहना ही सहना वहाँ पर शिफ्ट कर लिया। यानी कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं जम्मू कश्मीर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। मैंने कोई डायरेक्टरी देखी जम्मू कश्मीर की और मैं उसको देख के बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, तो मैं दिल्ली छोड़ के जम्मू में जाके बस गया, रहने लग गया। अब मेरे मित्र तो यहीं के थे, अब उन्होंने मुझसे बात करी, वो मुझसे प्रभावित हुए कि मेरी जीवन शैली जो वहाँ का चेंज हो गई है, तो वो मुझसे मिलने भी आ सकते हैं या फिर वो खुद को वहाँ शिफ्ट करने भी आ सकते हैं, है ना। और वहाँ पे वैसे जम्मू में कोई घटना घटी है या किसी स्पेशल धर्म के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है या फिर कहीं पे कोई आपदा आई है, तो उसका सूचना के लिए भी लोग यात्रा करते हैं। तो उस यात्रा को वृतांत उस यात्रा को क्रमबद्ध रूप से लेखन में परिवर्तन करना यात्रा वृतांत कहलाता है। यात्रा वृतांत की दो खूबियाँ होती हैं, एक तो सौंदर्य का बोध तथा दूसरा कौतूहल को जगाए रखना। इसके अलावा यात्रा वृतांत में स्थान और तथ्यों का विशेष महत्व होता है। आत्मीयता, व्यक्तिगतता, रोचकता और काल्पनिकशीलता जैसे दूसरे तत्व इस विधा में विशेषता है, पर इनका स्वरूप दूसरी विधाओं की तुलना में थोड़ा अलग होता है। यात्रा वृतांत के लिए जरूरी है कि प्रचारात्मक पुस्तक ना प्रतीत हो, ना ही पर्यटन गाइड। उसका साहित्यिक रूप में बरकरार रहना चाहिए। इसमें मिथक, प्रतीक, अलंकार, मुहावरे और लोकोक्तियों का सहारा लिया जा सकता है। चित्रात्मक वर्णन इस विधा में एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। अच्छा ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। मैंने क्या आपको सिर्फ बता दिया कि ये होता क्या है। अगर आप सिर्फ मेरे शब्दों पे जाओगे तो आपको कुछ याद नहीं रहने वाला, जो मैं आपको क्लियर बताता हूँ। आपको क्या, अगर आपको 400 वर्ड का आंसर लिखना है तो आपको कम से कम 800 से 1000 वर्ड का आंसर पढ़ना पड़ेगा। आप जो चीज़ों पढ़ोगे उन्हीं को आप बना के लिख सकते हो, वहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो लेखन में अपने में। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उसी को लिखोगे तो वो संभव नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता हूँ कि जो पॉइंट है, जो टॉपिक है, जो आपके समझ से बाहर है, मैं उसको आपको समझा सकता हूँ अपनी भाषा में। लेकिन उसको लिखना कैसे है वो तो आप किताब से समझ सकते हो ना। सो कितना बड़ा लिखना है आप ये इसमें देखोगे आंसर में कैसे लिखा हुआ है, कितना बड़ा लिखा हुआ है, उसी हिसाब से फिर आप अपना पढ़ा लोगे। यहाँ पे मुझे भी आंसर ऐसे जैसे पॉइंट बनाने हैं, ऐसे सब पॉइंट बनाने हैं, ऐसे उसके आंसर की फॉर्मेशन करनी है। तो बस इसी बात पे है पूरा। और आप जानते हो कि इसमें जो है आपको 2 क्वेश्चन 20 नंबर के हैं, 4 क्वेश्चन 10 नंबर के हैं, और बाकी क्वेश्चन डिपेंड करता है कैसे आते हैं। 5-5 नंबर के भी हो सकते हैं, 10 नंबर के भी हो सकते हैं। तो उसको ध्यान से देख करना। अगला है भाषण की भाषा और उसके लेखन पर चर्चा करें। यानी कि जो भाषण होते हैं, ये मेरे ख्याल से लास्ट यूनिट है हमारी, जो होते हैं भाषण, उसकी जो लेखन होता है उस पर चर्चा करनी है हमें। भाषा पर संप्रेक्षण की दृष्टि से किए जा रहे चिंतन में वाक्य के स्थान पर प्रोक्ति का महत्व
मिल चुका है, कि महत्व मिल चुका, ठीक है। संप्रेक्षण क्रिया में वाक्य को अंतिम या महत्तम इकाई के रूप में अब इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि मानव का भाषा व्यवहार मात्र स्वतंत्र वाक्यों की सहायता में सिद्ध नहीं हो पाता। मानव के भावों या विचारों की अभिव्यक्ति संदर्भगत नियंत्रण और नियमबद्ध वाक्यों में समूह द्वारा संभव होती है। वाक्यों को जोड़ने वाले नियमों पर पहले विचार किया गया था, नहीं किया गया था, है ना। प्रोक्ति के रूप में किसी कथन को कई प्रकार से रूपांतरित किया जा सकता है। हम केवल व्याकरण सम्मत वाक्य निर्माण की दक्षता को कई प्रकार से रूपांतरित किया जा सकता है। हम केवल दक्षता हासिल करने में, ठीक है। अगला है, प्रोक्ति की संकल्पना से यह भी स्पष्ट है कि हमारे भीतर भाषिक दक्षता के साथ संप्रेषणात्मक क्षमता का होना अनिवार्य है। भाषण की भाषा संरचना इस प्रकार की है कि विशिष्ट प्रोक्ति जिसमें व्याकरण सम्मत वाक्यों को एक विशेष पद्धति में समायोजन किया जाता है। भाषण भाषा के विविध प्रयोजनों में एक जरूरी लोकप्रिय प्रोक्ति रूप है, ठीक है। अब क्या है, भाषण अब विचार संप्रेषण का सशक्त माध्यम बन चुका है। विभिन्न प्रयोजनों के लिए छोटे या बड़े समूहों को संबोधित करने के लिए भाषण का माध्यम अपनाते हैं, यानी कि जो हमारे नेता होते हैं, जो हमारे चहेते नेता होते हैं, वो इनका इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं चलो कौन करता है। प्रोक्ति के धरातल पर भाषणों के निम्नलिखित वर्ग बनाए जा सकते हैं: लोकप्रिय नेता का भाषण, उपनिदेशक का भाषण, कक्षा में भाषण, राजनीतिक भाषण, साहित्यिक विषयों पर भाषण, सांस्कृतिक विषयों पर भाषण, धार्मिक भाषण, सामाजिक समस्याओं पर भाषण जैसे कि स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, परिवार नियोजन, विधानसभा लोकसभा के भाषण, राष्ट्रीय पदों पर दिए जाने वाले भाषण। अब देखते हैं कि भाषण जो है किन बातों पर ध्यान देना चाहिए भाषण को करते समय, यानी कि भाषण देते समय हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, भाषण जो सिर्फ बोलना नहीं होता है, भाषण को लिखना भी होता है, तो उसको देखते हैं। पहली है व्याकरणिता। भाषण लिखते समय यह ध्यान देना चाहिए कि वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो तथा प्रवृत्ति के रूप में उनका प्रभावशाली संयोजन हो। लिखित भाषण में वर्तनी संबंधी त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। इन्हें लिखते समय विराम चिन्हों का सावधानी के साथ प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि पढ़ते समय सही स्थान पर रुका या बल दिया जाए अथवा सही ढंग से भावों को संप्रेषित किया जाए। अगला है स्पष्टता। भाषण में स्पष्टता होनी चाहिए, अर्थात भाषण में विचारों और भावों की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। भाषण इस प्रकार लिखा होना चाहिए कि उसके किसी प्रकार की भ्रांति या गलत सूचना ना मिले, यानी कि उसमें इतनी स्पष्टता होनी चाहिए कि उसको सुनने या बोलने के बाद किसी भी प्रकार की गलतफहमी या भ्रांति या गलत सूचना ना मिल सके, यानी कि लोग का जो नेतृत्व है वो ठीक से हो सके, यानी कि कोई डबल गेम ना खेल पाए। औचित्य। भाषण का शब्द चयन और अच्छा, आजकल के नेता जो अपने भाषण देते हैं उसमें आपने देखा होगा, जैसे राहुल गांधी के बहुत सारे भाषण है वो वायरल होते हैं। उनमें उन्होंने बातें ठीक बोली है, लेकिन लोग क्या करते हैं, उनको बातों को घुमा के, उनको मतलब एडिट करके घुमा के इस तरह से शो करते हैं कि लोग उस पर हंसें, है ना। उनको व्यूज़ चाहिए होते हैं फालतू के, इसलिए। तो वही है कि हमें जो भाषण लिखना होता है उसमें इसकी जो शैली होती है इस तरह होनी चाहिए कि हम कोई भी व्यक्ति उसका डबल गेम ना कर सके, यानी कि उसको एडिट करके या कुछ भी करके फालतू में हंसी का पात्र ना बना सके उसमें। अगला पॉइंट है औचित्य। भाषण का शब्द चयन और शब्द क्रम ऐसा होना चाहिए कि भाषण पूरी तरह श्रोता तक संप्रेषित हो सके। संदेश को विषयानुकूल बनाने के लिए भी जरूरी है, जिसे आंकड़े, दृष्टांत, नई जानकारियाँ देकर विषय को पुष्ट किया जा सकता है। अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें जो शब्द हैं और जो आंकड़े हैं, जो तथ्य हैं, वो सटीक होने चाहिए और नवीन होने चाहिए। अगला है प्रभावशीलता। भाषण प्रभावी होना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब उसमें भाषा का प्रवाह और ताजगी हो। छोटे वाक्यों का विचारों को बांधकर लिखना इसका सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। अब आते हैं कि भाषण लिखने से पहले निम्नलिखित बातों पर विचार करना आवश्यक होता है, कर लेना चाहिए।
पहला क्या, श्रोता वर्ग कौन है, कैसा है, यह निर्धारित करना है। यानी कि श्रोता जो हमारे भाषण को सुनेगा वो कौन है। अगर हमें नारी सशक्तिकरण के लिए भाषण देना है तो हमें ऐसा क्षेत्र चुनना पड़ेगा कि जहाँ नारियाँ आए भाषण में। अब हम ऐसे ऐसे भाषण में, ऐसे मंच पर जहाँ पे सिर्फ पुरुष प्रधानता है, 99% लोग पुरुष हैं, वहाँ पे हम महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे तो हमारा भाषण जो है व्यर्थ जाएगा। तो हमें जो क्षेत्र है उसको देखकर भाषण लिखना चाहिए, है ना। विषय और उसकी सीमा का निर्धारण करना है, यानी कि जिस विषय में बोलना है उसकी सीमा होनी चाहिए, यानी कि जो हमें वही तथ्य बोलने हैं जो जनता को प्रभावित करें, ऐसे नहीं कि कुछ भी फालतू बोले जा रहे हैं। अगली है भाषण शैली का निर्धारण करना, है ना। अगला है भाषण की रूपरेखा क्रमबद्ध या निर्मित करना। जो रूपरेखा है, जो तथ्य हमें बोलने हैं उनको क्रमबद्ध करना कि पहले ये वाला तथ्य बोलना है फिर ये वाला तथ्य बोलना है। अगला है विषय के समर्थन में सामग्री एकत्रित करना और लिखित भाषा की भाषा शैली और प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से परिमार्जन या परिष्कार करना। ठीक है, तो ये हमारा जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेशन था, ये ख़त्म हो चुका है। इसके 4 पार्ट बने टोटल। चारों पार्ट को आप देख सकते हो, आपको बहुत काम आएंगे। और जो मैं ये PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको इसी से पढ़ना है अगर आप चाहो तो, और मुझे लगता नहीं है कि इसके अलावा या बाहर से कुछ आएगा, तो आप इसकी PDF से पढ़ सकते हो। जिनके पास बुक नहीं है वो फालतू में बुक ना खरीदें, इसी से पढ़ लें। और जिनके पास बुक है उनके पास तो बेटर ऑप्शन है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है इन क्वेश्चंस का, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझा पाया हूँ मैं अभी आपको, और ना समझा पाऊँगा इतने छोटे टाइम में। तो जो मेन टॉपिक हैं उनको मैंने समझा दिया है। अब आप उनको अपने, अच्छा एक चीज़ और है, आप आंसर इतना बड़ा पढ़ो कि एग्ज़ाम में बैठते टाइम कि आप 400 वर्ड को याद रख सको। अगर आप सिर्फ 400 वर्ड का ही आंसर पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में पहुंचते टाइम आप 100 लोगों से मिलोगे, 100 तरह की बातें करोगे, तो आपके दिमाग से सभी चीज़ें निकल जाती हैं। तो आंसर इतना बड़ा, इतना व्यापक पढ़ो कि एग्ज़ाम में बैठते टाइम कम से कम 400 वर्ड आपके दिमाग में बच जाएँ, है ना। तो कम से कम 1000 वर्ड का, 800 वर्ड का आंसर आप पढ़ो पूरा। ये मैं PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इसको मैंने जो समझाया सिर्फ इतने तक मत रखो, इसको पूरा पढ़ो डिटेल में। डिटेल में पढ़ने के बाद फिर आप छोटे छोटे शॉर्ट पॉइंट नोट बना सकते हो, जिसमें आप छोटे छोटे शॉर्ट पॉइंट को लिख सकते हो। बाकी आपकी इच्छा है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक कर दो, इस चैनल में सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक कर सकते हो आप, आपकी इच्छा है। और अगर आप मेरे को सुझाव देना चाहते हो कोई, तो आप कमेंट कर सकते हो। और आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो।